और जो बंगाल का पॉपुलेशन है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो कितना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है बंगाल की इकोनॉमी पर। फिर अब एक ज़रूरत होती है, नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इस पे क्या होता है कि अगर इकोनॉमी ऐसे ही रीन होती गई, वेस्ट बर्बाद होती जाती है, तो कंपनी को अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा उसका रेवेन्यू इनकम फिर कहाँ से आएगा। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि क्यों ना लैंड में इन्वेस्ट किया जाए, इंडियन लैंड में इन्वेस्ट किया जाए और यहाँ के जो लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए, जिससे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इस पर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट्स, यानी कि 20 ईयर्स तक इस पर डिबेट चला। ओके, 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट्स, इस पे डिबेट चला। और डिबेट्स के बाद ये क्लियर हुआ, 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट के बाद ये क्लियर होता है कि कंपनी फाइनली वो एक परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करने को सोच रही है। तो 1793 में उसने एक व्यवस्था शुरू किया। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टार्ट हो गया। इस सेटलमेंट से क्या हुआ कि जो राजा और तालुकदार थे उनको ज़मींदार मान लिया गया। राजा एंड तालुकदार वे रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार एंड दे वेर आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू। उनको कहा गया कि आप रेंट जो है उसको आप क्या करेंगे, पे करेंगे, इकट्ठा करेंगे गांव के लोगों से, किसानों से, और जो भी आपको रेवेन्यू मिलेगा, जो भी आप पैसे कलेक्ट करेंगे वो आके सीधे कंपनी को देंगे। यानी कि ज़मींदार बना दिया गया। जो राजा थे, जो तालुकदार थे, उनको ज़मींदार बना दिया गया और उनको जिम्मेदारी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो है गांव के किसानों से जो कुछ भी आप इकट्ठा करेंगे वो आप कंपनी को ला के देंगे। अब जो अमाउंट था उसको परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया, इसलिए दिस सिस्टम वॉज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में, अब कभी भी फ्यूचर में वही रेट फिक्स हो गया, कभी भी फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को एक रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू उनको मिलती जाएगी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, उनको रेगुलर फ्लो ऑफ टैक्स मिलता जाएगा। तो कंपनी के तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेवेन्यू डिमांड जो था, स्टेट का जो रेवेन्यू डिमांड था, ठीक है, उडनट में इंक्रीज, उसको बढ़ाया नहीं गया, जितना रखा था उससे वो फिक्स कर दिया गया था। तो ज़मींदार जो था उससे जो ज़मींदार थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, क्योंकि अगर मान लो कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा कि रेट तो फिक्स है कि आपको इतना ही देना है, और कभी प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होता था, इससे ज़मींदारों को फ़ायदा होता था और वो एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे को खुद ही रख लेते थे, कंपनी को नहीं देते थे। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़मींदारों को फ़ायदा होता था, कब, जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता था। दी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट से। परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि कंपनी ऑफिशियल्स सुन डिस्कवर्ड दैट, कंपनी ऑफिशियल्स जो कंपनी के अधिकारी थे उनको ये पता चल जाता है कि ज़मींदार जो हैं वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि जो रेवेन्यू है वो फिक्स किया गया है, द रेवेन्यू। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आई क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स को ये पता चल गया कि लैंड इम्प्रूवमेंट में ज़मींदार जो हैं वो अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। सेकंड, कि जो रेवेन्यू था वो बहुत, जो फिक्स किया गया था वो बहुत ज़्यादा हाई था। अच्छा, कभी कभी ज़मींदार जो था वो रेवेन्यू को पे करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि रेवेन्यू रेट जो थी, जो फिक्स की गई थी, वो दैट वाज सो हाई, ज़मींदार वॉज अनएबल टू पे दिस रेट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि एनी वन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज ज़मींदारी। जो ज़मींदार इस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता था उसकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाती थी, और बहुत सारी ज़मींदारियाँ जो थी वो ज़मींदारों की बहुत सारी ज़मींदारियाँ जो थी वो सोल्ड ऑफ, ख़त्म हो गई थी, ऑक्शन में, नीलामी में ख़त्म कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को वो जो फिक्स रेट था वो उसको पे नहीं कर पाते थे, तो उनको ऑक्शन में उसको ख़त्म कर दिया गया था कंपनी के द्वारा। तो ये थी प्रॉब्लम्स कि लैंड रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो वो ज़मींदार उसको पे नहीं कर पाते थे, तो ज़मींदारों की ज़मींदारी जो है वो ख़त्म हो गई,
ख़त्म कर दी गई कंपनी के द्वारा। आगे क्या है, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होता है। अभी यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कि मार्केट में जो प्राइस है वो मार्केट की प्राइस बढ़ जा रही है और कल्टीवेशन धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लग रहा है। अब इससे क्या होता है कि इससे ज़मींदारों की इनकम बढ़ती है, लेकिन कंपनी को इसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी सिचुएशन चेंज्ड। सिचुएशन में यहाँ पे कुछ बदलाव आ रहा है और वो ये है कि मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ जाती हैं, कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे कुछ ज़मींदारों की इनकम में इससे फ़ायदा होता है, लेकिन इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो फिक्स डिमांड है वो तो फिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार, मोस्ट ऑफ द ज़मींदार से उनके रेवेन्यू, उनकी जो ज़मींदारी थी वो ख़त्म हो गई, पर कहीं कहीं ज़मींदारों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और कंपनी को लॉस होता है। इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूव द लैंड, सम हैड लॉस्ट देयर लैंड। कुछ ज़मींदार अपने लैंड को लॉस्ट कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग, और कुछ ऐसे ज़मींदार थे जिनको इससे एक कमाई की एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी, विदाउट दी ट्रबल, बिना किसी परेशानी के। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर में क्या है कि अभी अब ज़रूरत क्या थी एग्रीकल्चर के, हाँ, अब इसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज़ अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होता था, तो क्लास हमने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स क्या आए, और प्रॉब्लम्स आने के बाद दूसरी तरफ इन दी विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। गाँव में कुछ जगह पे जो कल्टिवेटर्स मतलब जो किसान थे, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, वो उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लगा। ऑप्रेसिव का मतलब होता है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था, उनका शोषण कर रहा था, क्योंकि जो वो रेंट पे कर रहे थे ज़मींदार को, दैट वाज सो हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई था। जो लैंड पे भी जो उन्होंने रेंट लगा रखा था वो भी हाई था, और जो वो पीजेंट से लेते थे वो भी हाई था। तो इस तरह से अगर वो रेंट वो पे नहीं करेंगे ज़मींदार को, तो वो पे करने के लिए वो मनी लेंडर से मनी लेते थे, लोन लेते थे, पीजेंट्स लेते थे, और तब जाके वो ज़मींदार को देते थे, और ज़मींदार उस रेंट को कंपनी को ले जाके देती थी। लेकिन जब किसान मनी लेंडर से वो लोन पे नहीं कर पाते थे, तो इस तरह से उनकी आने वाली कई जनरेशन को वो इसी ट्रैप में फंसे ही रह जाते थे। अब यहाँ पे हमने देखा अब एक नया सिस्टम से रेवेन्यू का जो है वो स्टार्ट होता है। अर्ली 19th सेंचुरी में मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वेर कन्विंस्ड दैट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड। बहुत सारे कंपनी के अधिकारियों ने देखा कि अब इस रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये चेंज कैसे होगा, क्योंकि ये तो परमानेंटली फिक्स्ड हो गया है एक ही टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा मोर मनी प्राप्त हो, बहुत ज़्यादा मनी मिले, जिससे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड अच्छे से रन करे, चल सके, इसके जो खर्च हैं वो पूरे हो सकें। इसलिए एक नया सिस्टम आता है। अब बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अभी जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर किस तरह की जो रेवेन्यू व्यवस्था थी वो कैसे थी। तो एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो व्यवस्था था, ये
हॉल्ट मैकेंजी ने एक न्यू सिस्टम लाया 1822 में। उनको ये फील हुआ कि जो विलेज है गांव में, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था सेटलमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो विलेज हैं दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल मतलब एक अच्छी गांव, उत्तर प्रदेश के गांव की एक अच्छी जगह है, एक अच्छी पहचान है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब जो भी वसूली की जाए, जो भी कलेक्शन किया जाए वो इन गाँव से किया जाए। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए कि जो कलेक्टर्स थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, वो गए गांव, विलेज टू विलेज वो जाते हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, लैंड को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, फील्ड्स को मेज़र कर रहे हैं, और वहाँ की जो भी लोगों की अलग अलग लोगों की जो राइट्स है, जो कस्टम्स हैं, जो कल्चर है, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और इंस्पेक्ट करने के बाद वो अब रेवेन्यू तय कर रहे हैं कि किस लैंड ऑफ प्लॉट से कितनी रेवेन्यू लेनी है। इस तरह की जो पूरी सेटलमेंट थी ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था ये विलेज से शुरू होती है। विलेज यानी कि अब जो गांव के लोग हैं जिनको महाल कहा जाता था, वो महाल ही लैंड रेवेन्यू को पे करेंगे। और वो कौन पे करेगा? जो गांव का हेडमैन होगा, जो गांव का मुखिया होगा। तो इस तरह से लैंड रेवेन्यू जो है वो ये लोग पे करेंगे। और इसके पहले जो परमानेंट सेटलमेंट थी जिसमें ज़मींदार पे करते थे, और ये विलेज के जो हेडमैन है वो इसे पे करेंगे। तो इस तरह से गांव में कुछ लैंड प्लॉट से रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी विलेज हेडमैन को। और इस पूरे सिस्टम को दैट वाज नोन एज महालवारी सिस्टम। महाल मीन्स विलेज और महालवारी सिस्टम। ये पूरी की पूरी व्यवस्था ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। तो इसको कहा गया था 1822 में उत्तर प्रदेश में। अब एक नया सेटलमेंट आया दैट इज़ कॉल्ड मुनरो सेटलमेंट। अब ये जो मुनरो सेटलमेंट है इसमें क्या है कि ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वर अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब साउथ इंडिया में भी कुछ इस तरह का सेटलमेंट स्टार्ट करना था। तो जिस तरह परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया में चल रहा था और एक तरफ उत्तर प्रदेश में ये महालवारी सेटलमेंट चल रहा था, लैंड रेवेन्यू का जो सेटलमेंट था, ठीक वैसे ही साउथ इंडिया में चल रहा था मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम क्या था? मुनरो सिस्टम जो था ये यहाँ पर क्या था कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने क्या किया था कि साउथ इंडिया के कुछ स्मॉल एरियाज़ पर इन्होंने क्या किया था कि रीड एंड मुनरो, ये दो तरह के अधिकारी थे, दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, रीड एंड मुनरो। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि साउथ इंडिया में जो है एक ऐसी व्यवस्था ले आई जाए और साउथ इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुनरो सिस्टम जो है वो शुरू किया गया। अब इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी कि यहाँ पे कल्टीवेटर्स जो हैं वहीं जो है वो लोग क्या करेंगे, वहीं जो है वो रेवेन्यू पे करेंगे। ओके, तो सेटलमेंट्स हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। तो ये सेटलमेंट्स जो है ये कल्टीवेटर्स के साथ किया गया। और जो भी साउथ इंडिया से जो भी रेवेन्यू आता था वो ये कल्टीवेटर्स यानी कि जो पीजेंट्स थे जिनको रैयत कहा जाता था, ये कलेक्ट कर लेते थे और फाइनली सारा कलेक्शन ले जाके कंपनी को देते थे। तो इस तरह से कंपनी ने साउथ इंडिया के गाँव से अर्निंग करने के ये तरीके उसने डिसाइड किए थे। उसके बाद लेकिन हम देखते हैं कि मुनरो सेटलमेंट के बाद भी ऑल वाज नॉट वेल। 3 तरह के सेटलमेंट स्टार्ट की गई थी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट एंड सेकेंड वन इज़ महालवारी सेटलमेंट। तो विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वेयर इम्पोज्ड, इन 3 तरह के नए सिस्टम इम्पोज किए गए। इट वॉज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल, ये बहुत क्लियर हो गया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स, इसके पीछे रीज़न ये था कि जो जो डिमांड फिक्स की गई थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे।
रैयट्स फ्लेड द कंट्री साइड, जो किसान थे वो पे नहीं कर पाते थे, तो और जो साउथ इंडिया के जो पीजेंट्स थे वो अपने गांव को छोड़ के चले जाते थे, जिनको रैयत कहा जाता था। विलेज जो है अपने नॉर्थ इंडिया में विलेज अपने अपने गांव को डिज़र्ट करके छोड़ करके चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनका मेन पर्पस था वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू सेटलमेंट से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ओके, so this was all about your chapter. We will complete rest of the topic in the next class.